और चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें नव निर्माण के नव वर्ष पर क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं लखनऊ के लोक भवन में। सुनिए। से सुरेश कुमार खन्ना जी। खन्ना जी अभी भी कुमारी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश सरकार की वरिष्ठ मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, एनडीए के हमारे सहयोगी निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री अनिल कुमार जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनका यहां पर लगातार संगठन की दृष्टि से पूरे प्रदेश को मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त होता है, हमारे संगठन के महामंत्री और जिनकी योजना रचना में सारे कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं, ऐसे माननीय धर्मपाल जी, महापौर जी, हमारे सभी माननीय सहयोगी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, शासन के अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, नवनिर्माण के 9 वर्ष आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और विजनरी लीडरशिप में इन 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जो कुछ भी करने में सफल हुई है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के द्वारा सेवा भाव के साथ किए गए कार्यों और जनता जनार्दन के द्वारा दिए गए सहयोग का ही प्रतिफल है। मैं नवनिर्माण के इन 9 वर्षों के लिए पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे तीनों वक्ताओं ने यहां पर विस्तार से कहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे दोनों डिप्टी सीएम केशव जी ने, ब्रजेश जी ने इन 9 वर्षों की इस गाथा को नजदीक से देखा है, उसमें नेतृत्व दिया है और उन्होंने इसके बारे में कि इसके बॉटलनेक कौन से थे, कौन कारक थे जो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे, कौन वे कारक थे जिन कारणों से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था, कौन वे कारक थे जिसके कारण अनलिमिटेड पोटेंशियल का यह प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि रखने वाला यह प्रदेश, यहां का अन्नदाता किसान उर्वरा भूमि सबसे अच्छी होने, सर्वाधिक जल संसाधन होने के बावजूद
आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। सबसे अच्छा कारीगर होने के बावजूद क्या कारण था कि हमारा कारीगर उद्यमी बनने की बजाय श्रमिक बन करके उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा था? क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी भय और दहशत में सहमी रह करके स्वयं अपने को कोसती थी? बेटी सुरक्षा नहीं, व्यापारी को सुरक्षा नहीं, प्रदेश के विकास के लिए कोई विजन नहीं, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, नौकरी निकले नहीं कि महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। परिणाम क्या था? हताश और निराश युवा या तो पलायन करता था या फिर अपनी पहचान के लिए अपने आप को कोसने के लिए मजबूर होता था। और आज पिछले 9 वर्षों में ये डबल इंजन सरकार ने जो भी परिवर्तन दिया है, चाहे वह सुरक्षा के लिए, चाहे वह प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए, चाहे वह आधी आबादी महिलाओं के लिए, या फिर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की जो स्कीम है, कल्याणकारी स्कीम है, इनके माध्यम से दलितों को, वंचितों को, अति पिछड़ों को और समाज के गरीबों के उत्थान के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं, इनको लेकर के जो कार्यक्रम हुए हैं, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य विविध क्षेत्रों में, महिला कल्याण के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, उन सब को लेकर के और सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान उपलब्ध करवाने के लिए, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने के लिए जो कार्य हुए हैं, वह पहचान उत्तर प्रदेश की वहां से फिर से बननी प्रारंभ हुई है। इन सभी 9 थीम पर आधारित ये 9 दिवसीय वासंतीय नवरात्रि के कार्यक्रम से प्रारंभ के दिन से लेकर के अगले 9 दिनों तक, यानी नवमी तक, ये 9 प्रकार के अलग अलग थीम पर आधारित कार्यक्रम प्रदेश भर में हो, इसके लिए जनचर्चा का विषय बने। चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हम एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रखें और अब तक की 9 वर्षों की इस यात्रा के बाद आगे के लिए हमारा विजन क्या होना है। और ये संजोग है, यहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे ना कि 9 एक शुभ अंक है, ये पूर्णता का प्रतीक होता है। ये पूर्णता यानी हमने 9 वर्षों में जो किया है, अब इसको चर्चा पर चर्चा का विषय बना करके इससे निकलने वाले मंथन से निकलने वाले अमृत से अब हम उत्तर प्रदेश की आगामी उस कार्य योजना को लेकर के कार्य करेंगे, जिसमें 2029-30 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में अग्रसर करने की दिशा में क्या प्रयास होने हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। जनता के सुझाव हैं, समाज के अलग अलग तबके के द्वारा इसके बारे में चर्चा पर चर्चा का विषय बनाया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के यह 9 दिनों तक अनवरत ये कार्यक्रम चले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ समाज के अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किए जाएं। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में यद्यपि परीक्षाएं चल रही होंगी, लेकिन तब भी हमें युवाओं के बीच में, अन्नदाता किसानों के बीच में, कारीगरों के बीच में, श्रमिकों के बीच में, महिलाओं के बीच में, गरीबों के बीच में, समाज के प्रत्येक तबके के बीच में हम जाकर के इनको चर्चा पर चर्चा का विषय बनाएं,
जिन योजनाओं का लाभ मिला है उसकी चर्चा करें, जहां नहीं मिला है उसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। इस देश से सरकार आगे बढ़ी है। 9 वर्ष बढ़े हैं, 9 वर्ष हुए हैं। तो 1 अप्रैल से जो हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें हमने पैसे की व्यवस्था भी 9,12,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है प्रदेश के विकास के लिए। यानी इसमें खन्ना जी का कुंवारा रहना भी आपके लिए लाभदायक है कि खन्ना जी ने 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। खन्ना जी कह रहे थे कि मैं बोलता तो मैं यहां पे गाना सुनाता एक, और वैसे सुनाएंगे भी वो। लेकिन बहनों और भाइयों, जो ये थीम 9 दी गई है सुरक्षा के मुद्दे पर, आप याद करिए ना, यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 या 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास, यही है सुरक्षा। कल से त्योहार है, लोगों में खुशी है, हमारा त्योहार आ रहा है। हम नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे, जगत जननी मां भगवती की उपासना के साथ जुड़ेंगे। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई कर्फ्यू का भय नहीं है, कोई दंगे का भय नहीं है। हर व्यक्ति जगत जननी मां भगवती की उपासना में लीन होकर के हर मंदिर में, देवालय में अथाह भीड़ होती है। अब लोगों ने उन क्षेत्रों में जाना बंद कर दिया जहां पहले जाते थे। अब तो नया वर्ष हो, कोई अन्य आयोजन हो, वह मंदिर की तरफ जाता है, धार्मिक स्थलों की तरफ जा रहा है। यह एक नया चेंज देखने को मिला है, और यह तब हुआ है जब सुरक्षा का एक वातावरण हुआ है। सुरक्षा, बेहतर सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। आप सोचो ना, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले भर्ती नहीं होती थी, क्योंकि भर्ती होने के लिए सरकार की नीयत साफ नहीं थी। वह नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। हम लोगों ने 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है, जिसमें 2,19,000 केवल पुलिस भर्ती हुई है। 2,19,000 पुलिस भर्ती 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता आपने देखा होगा, अभी हाल ही में पिछले दिनों आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 60,244 पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग पहली पुलिस की भर्ती निकाल रहे थे, हमारी कैबिनेट थी उस समय, ज्यादातर मंत्रीगण तब भी हमारे साथ में थे। केशव जी थे, ब्रजेश जी थे, उस समय खन्ना जी भी थे, उस समय शाही जी भी थे, ये सभी मंत्रीगण, ओम प्रकाश राजभर जी भी थे। और उस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये भर्ती हम करेंगे, हमें उस समय 30,000 भर्ती करनी थी पुलिस की पहले फेज में, लेकिन ट्रेनिंग के लिए हमारे पास क्षमता नहीं थी। हमारे पास केवल 3,000 ट्रेनिंग की क्षमता थी। मैंने उस समय भारत सरकार के गृह मंत्री, लखनऊ के यशस्वी सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी से बातचीत की। उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैंने बातचीत की, और इन्होंने कहा कि आप मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के भी ट्रेनिंग सेंटर को ले लीजिए, और अच्छा होगा कि 30,000 की भर्ती कर दीजिए।
जब मैंने यहां बैठक ली गृह विभाग की, मैंने कहा ये भर्ती क्यों नहीं हो रही है, तो मुझे बताया गया कोर्ट का स्टे है। मैंने कहा कोर्ट के स्टे का कोई कारण तो होगा। कहा हां, कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करें और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और हमने 30,000 की भर्ती प्रारंभ की। भर्ती एक समय सीमा के अंदर हुई। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब हम 30,000 भर्ती करवाए थे। बहनों और भाइयों, 2025 में जब हमने भर्ती करवाई, उनकी ट्रेनिंग 60,244 की ट्रेनिंग आज हम उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। हमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर नहीं लेने पड़े। और ये सभी 60,244 जो पुलिस कार्मिक भर्ती हुए हैं, इनमें अनिवार्य रूप से 20% बेटियां भर्ती हुई हैं, अनिवार्य रूप से। और ये सभी लोग अब पुलिस भर्ती के हिस्से बने हैं। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है। नवरात्रि के तत्काल बाद ये लोग फील्ड में आएंगे। यद्यपि ये लोग अपनी सेवाएं देते हैं कभी कभी, लेकिन इसके बाद ये फुल फ्लेज प्रदेश की व्यवस्था में आएंगे, प्रदेश की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने में अपना योगदान देंगे। बहनों और भाइयों, ऐसे ही आपने देखा होगा उस समय कैसे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन रहा हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग रहा हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग रहा हो, अन्य हर एक आयोग और भर्ती बोर्ड पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए थे। तमाम आरोप लगे हुए थे, कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पुलिस में रिफॉर्म किए, पुलिस में सुरक्षा का वातावरण दिया, पुलिस को आधुनिक बनाने का कार्य किया। एफएसएल लैब्स हो, पुलिस का स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के निर्माण का हो, एसएसएफ के गठन का हो, या पीएससी की मृत पड़ी बहानियों को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य हो। पिछली सरकारों ने तो दंगाइयों का काल पीएससी को समाप्त कर दिया था। हमने उनकी सभी 34 कंपनियों को फिर से पुनर्जीवित करके पहली बार उत्तर प्रदेश पीएससी में 3 महिला बटालियन का गठन किया है। और तीनों बटालियन वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर, ये तीनों बटालियन का गठन हमारा प्रदेश के अंदर हो गया है। और तीनों बटालियन में इन तीनों वीरांगनाओं की अश्वारोही प्रतिमाएं भी वहां पर स्थापित कराई जा रही हैं। बहनों और भाइयों, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हमने 7 जनपदों में लागू किया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट था। आज हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स हैं, आज हमारे पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, आज हमारे पास स्पेशल प्रदेश के अंदर आज स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, एसडीआरएफ है, और आज उत्तर प्रदेश के पास हर जिले में एक साइबर थाना भी है, और हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क भी आज हम लोगों ने वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया है। यह है सुरक्षा के लिए प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम बनाए गए हैं। अभी हम लोग सिंगापुर और जापान की यात्रा पे मैं गया था, मेरे साथ में वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री थे। केशव जी और आईटी मिनिस्टर जर्मनी की यात्रा में गए थे। हम लोग जब उन देशों की यात्रा में थे, वहां का बड़ा मंत्री और बड़ा सड़ा उद्यमी मिलता था, एक ही बात कहता था, और कहता था हम यूपी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूपी में जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर आज हर व्यक्ति आना चाहता है। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की थीम इंफ्रास्ट्रक्चर 17 के पहले के बारे में जो बात आई थी, सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है इसका पता नहीं लग पाता था, खेत है या सड़क है यह भी नहीं पता लगता था। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे के रूप में 55% देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे का यूपी के पास,
और गंगा एक्सप्रेसवे इसी महीने कंप्लीट हो रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद उत्तर प्रदेश का शेयर हो जाएगा 60%। 60% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का अधिकार। लगातार उत्तर प्रदेश ने कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। हर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी 4 लेन की है। आज वहां पे मैत्री द्वार बनाए गए हैं। आपने देखा होगा किस रूप में चेंज आया है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़ा है। हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालय 2 लेन और 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। हर जगह व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आज प्रदेश के अंदर हुआ है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास। देश के अंदर सबसे अधिक सिटी के अंदर मेट्रो का संचालन, 7 सिटी में हम मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ के भी मेट्रो का संचालन किया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। देश का पहला रोपवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है, वाराणसी में, और देश के अंदर पहला इनलैंड वाटरवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, वाराणसी से हल्दिया के बीच। देश के अंदर कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए आज उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5वां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में हमने अनुरोध भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। 28 मार्च को उद्घाटन के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। आप सोचो ना, जेवर एयरपोर्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ होने जा रही। 1 लाख करोड़ रुपए की आएगी उसमें इनकम उत्तर प्रदेश सरकार की। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है। उत्तर प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश भी बना है। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कहना। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कोई इन्वेस्टर नहीं आता था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षा चाहिए, पॉलिसी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी के साथ साथ लैंड बैंक चाहिए, और लैंड बैंक के साथ साथ सरकार की नीयत भी चाहिए। याद करिए, 17 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल से 14,000 से कम उद्योग थे, और आज अब तक हमारे पास 31,000 तो बड़े उद्योग लग चुके हैं।